नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 9th और 10th मार्च 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं करंट अफेयर्स के तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि ये बहुत हेल्पफुल है और मैं रेगुलरली वीडियोस बनाते रहूं करंट अफेयर्स के। दूसरी बात, वीडियोज को लाइक करते रहे, शेयर करें, जितना हो सकता है उतना। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे और वीडियोज बनाने के लिए एक तरह से हेल्प करता है। सो लेट मी नो कि आपको वो पसंद आते हैं कि नहीं। सो जो पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है गंगेज रिवर डॉल्फिन को लेके 9th और 10th मार्च के करंट अफेयर्स में। सो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीसीज जो है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये करंट अफेयर्स में जो स्पीसीज की डिस्कशन कर रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आपको एग्जाम्स में। तो स्पीसीज में से गंगेज रिवर डॉल्फिन जो है ये न्यूज में रही है। तो गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा बन सकता है, उसके बाद हम डिटेल में गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एनिमल है ये ब्लाइंड होते हैं, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन। ये इको लोकेशन का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट एंड मूव। तो ये इको लोकेशन क्या होती है ये सभी आपको बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये एक मैमल है। तो गंगेज रिवर डॉल्फिन जो होती है वो पानी में ब्रीथ नहीं कर सकती है, तो वो सरफेस पे आते रहती है हर 30 से 120 सेकंड में और फिर वो ब्रीथ करके चले जाती है। ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है सांस लेते वक्त या ब्रीदिंग करते वक्त, उसको पॉपुलरली सुसु कहा जाता है, क्योंकि वो सुसु ऐसा साउंड होता है। सो इसीलिए इस गंगेज रिवर डॉल्फिन को भी सुसु कहा जाता है, ये कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन है कि इसको वल्नरेबल स्पीसी करके डिक्लेयर किया गया है IUCN रेड लिस्ट में। IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक लिस्ट बनाता है जो एनिमल्स खतरे में है, वल्नरेबल हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, उनके बारे में ये रेड लिस्ट बनाता है और इसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में डाली गई है, ऐसा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। कौन से कितने ऑप्शन आपको इसमें से सही लग रहे हैं ये आपको बताना है। 1 ओनली 1, B ओनली 2, C ओनली 3 या फिर D ऑल 4। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये गंगेज रिवर डॉल्फिन की है। सो अब लेते हैं हम जानकारी गंगेज डॉल्फिन के बारे में। सो गंगेज डॉल्फिन जो है वो यहाँ पे मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ये इन्फॉर्मेशन आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी गंगेज रिवर डॉल्फिन के लिए। और आपको बता दूं कि ये जो एनिमल होता है गंगेज डॉल्फिन, ये ब्लाइंड होती है, यानी इस एनिमल को, इस फिश को कुछ दिखाई नहीं देता है और ये रिलाय करती है इको लोकेशन पे। इको लोकेशन कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक फिश है, ये क्या करेगी कि एक साउंड निकालेगी, साउंड निकालने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे ये साउंड लग के वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। तो ये इससे कैलकुलेट करती है कि कितने डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इसी इको लोकेशन से ये कम्युनिकेट करती है और मूव करती है। तो इसको कुछ दिखता नहीं है, ये आपको याद रखना है। सो इको लोकेशन यानी साउंड वेव से कैलकुलेट करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था। पर आपको ये बता दूं कि ये जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, सलाइन वाटर में नहीं रहते, यानी जहां पे सैलिनिटी होती है, जहां सॉल्ट के कंटेंट्स होते हैं ऐसे वाटर में नहीं रहती, यानी ये सिर्फ रिवर्स में रह सकती है। ये सी या फिर हम कहेंगे ओशंस में नहीं पाई जाती है और ये एसेंशियली ब्लाइंड होती है। ये हंटिंग करती है अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके। जो साउंड होता है ये नॉर्मली कोई सुन नहीं सकता है, बहुत ही कम साउंड होता है जिसके थ्रू यही डिटेक्ट कर सकती है कि कितने दूरी पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया इसको इको ट्यून भी कहा, इको लोकेशन भी कहा जाता है। उसके बाद ये बाउंस बैक हो जाता है फिश को लग के और उसको पता चल जाता है कि कोई फिश बीच में है, फिर वो फास्ट जाके उनको पकड़ लेती है। तो ये उनको देख नहीं सकती है, एनेबलिंग देम टू सी एन इमेज इन देयर माइंड, है ना। तो आंख से तो नहीं देख सकती बट साउंड के थ्रू ये बिल्कुल पता लगा सकती है कि कौन सी फिश कितने दूरी पे है और इसको माइंड में वो इमेज बन जाती है उसके। तो ये उसके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये एक मैमल है और गंगेज रिवर डॉल्फिन जो है होती है वो ब्रीथ नहीं कर सकती है पानी में, उसको सरफेस पे आना पड़ता है 30 सेकंड से 120 सेकंड के बीच में। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बता दूं कि ये मैमल होती है। मैमल किसे कहा जाता है? जो एग्स ले नहीं करती है, जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देती है, ऐसी ये एक डॉल्फिन है, ऐसी एक फिश है। सो ये मैमल है और ये जैसे मैंने बताया पानी में सांस नहीं ले सकती है। ये सरफेस पे आती है 30 से 120 सेकंड में, यानी 30 से तो 2 मिनट के बीच में ये ऊपर आती है, ऑक्सीजन लेती है, ब्रीथ करती है और फिर से पानी में चले जाती है। तो ऐसा इसके पास एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया था कि इसका जो साउंड ये प्रोड्यूस करती है ब्रीथ करते वक्त वो सुसु जैसा आवाज आता है, इसलिए इस डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। इस डॉल्फिन को सुसु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो सांस लेती है तो सू 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 ऐसी आवाज आती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और आखिरी जो ऑप्शन वहां पे दिया था, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वल्नरेबल स्पीसीज अंडर IUCN रेड लिस्ट, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है कि IUCN ने जो लिस्ट बनाई है उसके लिस्ट में ये एंडेंजर्ड में आती है, वल्नरेबल में नहीं आती है। वल्नरेबल में जो आती है उसके
उससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन एंडेंजर वालों को लगती है, क्योंकि उनकी जो स्पीसीज है या उनके जो भी नंबर ऑफ जो भी वो स्पीसी है वो बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए ये एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। शेड्यूल 1 में आती है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये भी याद रखेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग शेड्यूल्स बने, तो शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स है उनकी हंटिंग अलाउड नहीं है और इनके हंटिंग करने पर बहुत बड़ी पेनल्टीज भी लगाई जाएगी जो शेड्यूल 1 में आते हैं। तो एंडेंजर्ड ये रहेगी IUCN में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। ये इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट गंगेज रिवर डॉल्फिन, आपको अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है सोलर साइकिल को लेके। जी हाँ, ये सोलर साइकिल जो है ये बहुत लोगों को नहीं पता है, सोलर मैक्सिमम नहीं पता, सोलर मिनिमम नहीं पता, सो हर चीज में अभी आपको बताने वाले और ये सब चीजें जो है इनमें से कौन सी चीजें सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग से जुड़ी हुई, ये पता करने के लिए आपको सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग क्या होती है ये भी जानना होगा। तो ये पूरी अभी हम डिस्कशन करने वाले, बट आपको ये क्वेश्चन बता दो, कंसीडर द फॉलोइंग सोलर साइकिल, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, विच ऑफ द अबव इज और आर कैरेक्टराइज्ड बाय सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ओनली 1 and 2, सेकंड दिख रहा ओनली 2, थर्ड दिख रहा 1 and 2, 1 and 3 एंड फोर्थ दिख रहा 1, 2 and 3। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है सन की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग की। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A 1 and 2। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट आपको बता दो, बट आपको ये बता दूं कि सोलर साइकिल यानी क्या। सबसे पहले तो हम ये कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, सोलर साइकिल यानी क्या। सोलर यानी सन से जुड़ी हुई चीजें हैं, साइकिल यानी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते होंगे। सो 11 ईयर का एक पीरियड होता है सोलर साइकिल में, जिसमें जो 11 साल में क्या होता है कि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्लिप हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए ये सन है, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, और 11 साल में के समय में क्या हो जाता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल नीचे आ जाता है और साउथ पोल ऊपर चले जाता है। तो ये एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फ्लिप हो जाती है। तो इससे सोलर एक्टिविटी, जो सन की एक्टिविटी, इसमें काफी सारे वेरिएशंस आते हैं। और अगर सोलर मैक्सिमम की हम बात करें, और यहाँ पे याद रखिएगा इसी को मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग कहते हैं, है ना, कि सन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग यानी जो पोल से उनका चेंज होना। और सोलर मैक्सिमम कब होता है, जब ये साइकिल अपने पीक पे होती है। जब साइकिल पीक पे होती है तो सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी सन के ऊपर स्पॉट बढ़ने लगते हैं और सोलर फ्लेयर्स भी बढ़ने लगते हैं। यानी सोलर जो, यानी हम कहेंगे सन जो है वो बहुत सारी रेज को इरप्ट करता है, या बहुत सारी फ्लेयर जो होते हैं सन में से निकलने लगती है जब ये साइकिल होती है। और सोलर मिनिमम की बात करें, इसका अपोजिट है। तो ये फेज जो होता है ये लिस्ट सोलर एक्टिविटी वाला, यानी साइकिल के वक्त नहीं होता। इस साइकिल के वक्त ये नहीं होता है और इसमें काफी कम सनस्पॉट होते हैं और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, और ऐसा भी कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग भी नहीं होती है। तो सन एक्टिविटीज भी कम करता है, यानी सोलर एक्टिविटीज कम हो जाती है और सोलर फ्लेयर्स भी ज्यादा इरप्ट वो नहीं करता है उस वक्त। तो सन का ये जो साइकिल का पीरियड है इस समय पे सोलर मैक्सिमम आता है। इसीलिए अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग की, तो 2 ही कंसेप्ट उससे जुड़े हुए, एक है सोलर साइकिल और दूसरा है सोलर मैक्सिमम। सोलर मिनिमम इस पीरियड के दौरान नहीं देखने मिलता, तो यही आपको देखने मिलता है। और ये रहता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। देखिए जैसे नॉर्थ पोल ऊपर था तो ये नीचे आ जाता है, साउथ पोल नीचे था तो ये ऊपर चले जाता है। तो ये साइकिल जब बहुत खत्म होने आती है, बहुत पास में आती है, तभी ये फ्लिपिंग आपको तभी आपको सोलर मैक्सिमम देखने मिलता है। तो सोलर फ्लिपिंग इस तरह से आपको पता चलती है। उसके बाद जो आपका अगला करंट अफेयर है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेके। तो एक नया इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो कि 2025 का है, वो पब्लिश किया है। तो यहाँ पे ये क्या होता है ये भी आपको बता दो, बट पहला क्वेश्चन ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंस्टीट्यूशन इसे पब्लिश करते हैं इस इंडेक्स को। आपका ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका सही ऑप्शन है बी। याद रखिएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, जो अभी 2025 में है, इसलिए ये न्यूज में रहेगा। और इसको कौन सी इंस्टीट्यूट लाती है ये याद रखने का। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूशन बनाती है, तो इसको बनाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये पब्लिश करती है एक तरह से हम कहेंगे। और यहाँ ये दिखाया गया इस रिपोर्ट के चलते, ये पता चल रहा है कि 45% जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म से रिलेटेड जो डेथ्स है ये बढ़ गई है पाकिस्तान में 2024 में। पाकिस्तान जो है वो अब सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बन चुका है, यानी टेररिज्म के जो अटैक है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। सेकंड रैंक पे पाकिस्तान पहुंच जाता है और मूविंग अप फ्रॉम 4th प्लेस, पहले 4थे नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। टेररिज्म डेथ्स जो होती है वो 748 थी 2023 में, वहां से वो बढ़ के 1081, 1000 से भी ज्यादा देखने मिली है 2024 में, मार्किंग वन हाईएस्ट ग्लोबल इंक्रीजेस, है ना। तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज है ये, किसी भी देश में इतनी टेररिज्म की डेथ जो है इंक्रीज नहीं हुई है। टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं वो डबल हो चुके हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में लिखा है। देखा गया तो 517 थी 2023 में और 2024 में ये 1099 पहुंच जाते थे, यानी डेथ्स तो इतनी है, बट अटैक ही पूरे वर्ल्ड में देखा गया तो 517 अटैक हुए थे सिर्फ टेररिज्म के। अभी टेररिज्म अटैक्स भी बढ़ गए हैं, 21099 तक ये पहुंच गए, यानी 1000 को पहली बार क्रॉस किया, 1000 ये नंबर पहली बार क्रॉस किया। रिसेंट अटैक जो बन्नू कैंटोनमेंट पे देखने मिला आपको, खैबर पख्तूनख्वा करके जो है वहां पे 5 सोल्जर्स मारे गए और 13 सिविलियंस मारे गए हैं। और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है TTP,
वो अपने ऑपरेशंस जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, और अफगान के तालिबान में जो बढ़ रहा है, काबुल में अफगान का जो तालिबान राइज है काबुल में, उन चीज़ों से ये काफ़ी लिंक बताया जा रहा है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपको तो ये पता चल गया कि सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री पाकिस्तान है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट पे कौन है। तो फर्स्ट पे जो देश है उसका नाम है बुर्किना फासो, ये याद रखिएगा। फर्स्ट पे जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्री टेररिज्म अटैक से, वो बुर्किना फासो है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी को लेके। तो अभी अभी एक सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट फॉर लीगल अफेयर्स, वो नई चुनी गई है मार्च 2025 में। और मेन बात तो ये है कि ये चुने गए हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बट पहली बार फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनाई गई है कोई डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की। तो ये कौन है? ए अंजू राठी राणा, बी सावित्री सिन्हा, सी प्रीति दिवाकर, या डी कल्पना अग्रवाल। और यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये फोटो है जो हमारे नए वुमेन सेक्रेटरी बनी है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंजू राठी राणा। सो ये अंजू राठी राणा है जो कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनती है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट है, इस कारण एक बहुत बड़ी स्टेप देखने मिल रही है जेंडर डाइवर्सिटी में। टॉप गवर्नमेंट के पोजीशंस में अब लड़कियां आ रही है, ये दिख रहा है। उन्होंने इसके पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे कि ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन से, इसका आपको इन 5 देशों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको ये बता दूं कि ये उन्हीं देश के शॉर्ट फॉर्म्स है, BRICS। आई यानी इंडिया, ये तो पक्का है। बाकी 4 देशों के नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जो मीटिंग थी उसको भी इन्होंने अटेंड किया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे चली है। उसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है लीगल रिफॉर्म्स और जेंडर रिप्रेजेंटेशन में, जुडिशियरी में। तो जुडिशियरी में जो लीगल रिफॉर्म्स लाए गए, जो लॉ में रिफॉर्म्स लाए गए, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल कहा जाता है। तो अंजू राठी राणा ये नई सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगा रिवर को लेकर, और ये करंट अफेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है, क्योंकि तुंगा रिवर बोलो या कोई भी रिवर बोलो, रिवर्स पे बहुत बार क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में देखने मिल रहे हैं। सो आपको हर रिवर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और तुंगा रिवर जो होती है वो रिसेंटली न्यूज में रही है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी जानते हैं तुंगा रिवर के बारे में, बट ये किस स्टेट में फ्लो होती है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, या फिर डी आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तुंगा रिवर। तो तुंगा रिवर ये मैप में आप देख रहे हैं, इससे आप गेस भी कर सकते हैं कौन सा स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर नो डाउट कर्नाटक है। कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है KSPCB, इन्होंने आइडेंटिफाई किया 7 पोल्यूशन सोर्सेज जो तुंगा रिवर में जा रहे हैं, यानी 7 ऐसी जगह जहां से तुंगा रिवर में पोल्यूटेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि रिवर के बैंक के पास जो इंक्रोचमेंट लोगों ने करके रखे, जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है, वो बहुत बड़ा कारण है इसको पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन होने का इस रिवर में। तुंगा रिवर जो होती है वो फ्लो होती है कर्नाटक से, ये ओरिजिनेट होती है वरहा पर्वत से। वरहा पर्वत वेस्टर्न घाट में है। बाद में ये एक भद्रा नाम की रिवर है, उसको मर्ज हो जाती है एट कुडली। सो तुंगा और भद्रा ये 2 रिवर मिलती है कुडली में, और वहां से फिर एक नई रिवर बनती है तुंगभद्रा। सो तुंगभद्रा ये दोनों रिवर से बनती है, विच लेटर ज्वाइंस कृष्णा रिवर। बाद में वो कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर देती है आंध्र प्रदेश में। और आपको ये भी बता दूं कि नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन वाटर, इट हैज रिलीजियस साइट्स लाइक श्रृंगेरी, शारदा टेम्पल, या विद्याशंकर टेम्पल। तो विद्याशंकर टेम्पल सॉरी, तो ये सब टेम्पल्स आपको देखने मिले। प्रिस्टाइन वाटर यानी काफी एक पवित्र पानी माना जाता है इस नदी का। एक गजानू डैम जो है ये भी बनाया गया है, जो कि एक S शेप डैम है, ऐसा S के शेप में एक डैम है जो कि इस रिवर पे बनाया गया है। मैप में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे तुंगा रिवर यहाँ से निकलते हुए आपको दिख रही है तुंगा, और भद्रा यहाँ से निकलते दिख रही है, और ये दोनों मिलकर तुंगा भद्रा बन रही है। ओके, सो ये तुंगा भद्रा जाके यहाँ पे आप देख रही है, यहाँ से कृष्णा रिवर आ रही है, कृष्ण को मिलती है, और फिर कृष्ण को मिलने के बाद ये चले जाती है बे ऑफ बंगाल में। सो ये भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो एक मिसाइल को लेकर, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इससे क्वेश्चन आता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल बनाई है? ब्रह्मास्त्र मिसाइल एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? आपका ऑप्शन ए है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, बी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड दैट इज BDL, सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL, डी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO। यहाँ पे आप ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी पिक्चर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO। DRDO ने ये जो मिसाइल है ये बनाई हुई है। सो अब देखते हैं ये मिसाइल कौन सी है और क्या है। इंडियन साइंटिस्ट जो है इन्होंने ब्रह्मास्त्र मिसाइल डेवलप की, और ये एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है। अब लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल होती क्या है ये भी आपको बता देता हूं। देखो ये लॉन्ग रेंज बोला है तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकती है।
उस मिसाइल को लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कहा जाता है। दूसरा, इसकी जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड है। हाइपरसोनिक स्पीड से ये जाती है, काफी फास्ट होती है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड भी हम बोले तो मैक 5, ये इससे भी ज्यादा उसकी स्पीड होती है। यानी ये कितना ज्यादा होता है आप देखते हो, एक मैक 1 मैक यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4.8 किलोमीटर पर आवर। सो सोचो ये कितने फास्ट जाती होगी, 5 मैक के आसपास इसकी स्पीड होती है, तो बहुत फास्ट मिसाइल होती है, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं इसको। तो उसके अलावा इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी लगा होता है, जो ये पूरा सिस्टम इस मिसाइल को गाइड करता है। और आपको बता दूं कि लैंड बेस्ड कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स, शिप्स बोली या बाकी प्लेटफॉर्म, ये कहीं से भी फायर की जा सकती है, तो इसको कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। और ये जो मिसाइल बनाई गई है, मैंने तो आपको बताया 1500 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज होती है, जो होती है लॉन्ग रेंज मिसाइल, बट इसकी जो रेंज रहेगी वो काफ़ी अच्छी है, यानी हम कह सकते हैं कि 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज। और स्पीड देख रहे हैं आप, इसकी स्पीड ये मिसाइल की 12,144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितने फास्ट जाती होगी, 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करते हैं। और इसको डेवलप किया है DRDO ने। इसका ये जो मिसाइल है, इसने चाइना के जो DF-17 मिसाइल है उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए रेंज के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारे इसमें रेंज भी काफ़ी है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी यूज हुई है। ये मिसाइल जो है, इसकी रेंज मैंने बताया 1500 किलोमीटर की रेंज है, और एनिमी शिप्स को ये विदिन 7 to 8 मिनट डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो शिप्स के मारने के लिए इसलिए एंटी शिप मिसाइल इसको कहा जाता है। तो 7 से 8 मिनट में एनिमी की जो शिप होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ये मिसाइल यूज करके। इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड, सी या फिर किसी भी जगह से, ये आपको याद रखना है। तो ये है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि बहुत ही फेमस मिसाइल है हमारे देश की। सो ये रहे हमारे 9 और 10 मार्च के करंट अफेयर्स 2025 के पूरे इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने यहाँ कवर कर दिए। और आप देखिएगा कि मैं जो भी करंट अफेयर के वीडियो बना रहा हूँ उससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे एग्जाम में। बस आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।